हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम नागरी लिपि चैप्टर जो है 10th क्लास का 100 नंबर वाले का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नागरी लिपि चैप्टर से निकाल के लेके आए हैं। काफ़ी गाइड्स, काफ़ी वीडियोस, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखने के बाद में टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छांटा है, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे का दबाकर एक प्यारा सा लाइक हमारे वीडियो को कर दीजिए। ठीक है, अगर आप अभी 10th क्लास में आए तो फिर तो आप सब्सक्राइब बनता ही है, अगर जाने वाले हैं तो भी सब्सक्राइब बनता है, काहे कि भाई 12th क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होना ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में धारा नागरी के, ऑप्शन नंबर बी में मेवाड़ के और ऑप्शन नंबर सी में है कन्नौज के। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में अजमेर के। ठीक है, तो परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धारा नगरी के। ठीक है, धारा नगरी के परमार शासक भोज रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि पाठ। ठीक है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर बी में गुणाकर मूले। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में अमरकांत और ऑप्शन नंबर डी में आयग। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है वो है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में तमिल, ऑप्शन नंबर बी में तेलुगु और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो होगा मराठी और ऑप्शन नंबर डी में कन्नड़। ठीक है, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तमिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कोचिंग वाले टीचर्स के जैसे पैसे नहीं लेते, सिर्फ आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल है। तो प्लीज़ चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि पाठ। ठीक है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ठीक है ना, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में कहानी, ऑप्शन नंबर बी में निबंध और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो है संस्मरण और ऑप्शन नंबर डी में डायरी। तो नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निबंध। चलिए इसी के साथ अगले वीवीआई ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इस क्वेश्चन के जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी में मैक्स मूलर और ऑप्शन नंबर डी में यतीन्द्र मिश्र और ऑप्शन नंबर डी में जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में गुणाकर मूले। ठीक है, तो भारत लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुणाकर मूले। ठीक है, गुणाकर मूले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं। ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भारत और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका पश्चिमी भारत। ठीक है ना, तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत से नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता है।
ठीक है। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी में नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी में परंपरा का मूल्यांकन और ऑप्शन नंबर डी में अभिनय। ठीक है ना। तो गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि। ठीक है। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता है, इस क्वेश्चन अगर वहाँ आता है तो आप ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा 10 के 10 VBI है, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा जाने टाइम भी। तो अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? यह क्वेश्चन काफ़ी VBI है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। काहे कि यह क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में चार बार आ चुका है, 19, 22, 21, बहुत बार काफ़ी बार आ चुका है भाई साहब। 3 बार 4 बार एक क्वेश्चन का आना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट की ओर इशारा करना होता है। तो यह क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी में खरोष्टी होगा, ठीक है, खरोष्टी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में तेलुगु और ऑप्शन नंबर डी में है ब्रही, ठीक है ना। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ठीक है। देवनागरी ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप एकदम नोट्स जो होगा ना आपका, जो आप भी छाट के रखे होंगे कि हाँ ये VBI ये है वो है, इसमें आप इस क्वेश्चन को सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? ठीक है, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में विद्यापति की, ऑप्शन नंबर बी में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सहरपाद, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी एकदम लाजवाब है, याद रहेगा, एकदम फनी टाइप का है। तो दोहे कोश किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सरहपाद, ठीक है। सरहपाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मजाकिया अंदाज में याद कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव हुआ समाप्त। अब मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, टाइम कम बचा, एकदम रगड़ के मेहनत करिए। और गांव के कुछ लोग जो होते हैं ना, जो आपको देख के जलते हैं, ये वो ताना कसते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आइए कि एकदम उसका एकदम दिमाग हिल जाए और बोले कि हाँ फलाना का बेटा भी कुछ करेगा और कुछ बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में भाई साहब। और ख़ास करके सिस्टर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आप लोग का दोस्त हूँ, भाई हूँ, बस इतना ही समझो। और हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए बाय, फिर से मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में।